हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10 का चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में, कैसे वर्क होता है वो सब कुछ, एंड आइज़ की वजह से हम जो कलरफुल वर्ल्ड देख पाते हैं वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पे, जो भी हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लेलिस्ट पे जाकर आप सारे चैप्टर्स चेक कर सकते हैं। 6, 7, 8 क्लास की साइंस, 9th क्लास की साइंस के चैप्टर्स। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ी थी, अलग अलग लेंसेज से, मिरर से। यू ऑल्सो स्टडीड नेचर, पोजिशन, रिलेटिव साइज इमेजेस। तो हमने उस चैप्टर में इमेजेस के नेचर, साइज और पोजिशन की बात भी करी थी। हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस टू स्टडी द ह्यूमन आई। इस आइडिया से हम किस तरीके से ह्यूमन आई को समझ सकते हैं। ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई क्या करती है? लाइट को यूज़ करती है, जिसकी वजह से ह्यूमन आईज को यूज़ करके हमें वो इमेज दिखाती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। आई के स्ट्रक्चर में एक लेंस होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस? उस लेंस का क्या काम होता है ह्यूमन आई में? हाउ डू द लेंस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट। और जो स्पेक्टिकल्स हम जो यूज़ करते हैं उसमें किस किस तरीके के हम लेंसेज यूज़ करते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, लेंसेज को यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना जो नेचर में होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रेनबो के कलर्स, रेनबो हमें कैसे दिखाई देता है वो पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट्स, ब्लू कलर स्काई का हमें क्यों दिखाई देता है, सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन आई के बारे में। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। तो ह्यूमन आई क्या है? बहुत सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट इनेबल्स अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड। हमें हमारे आसपास जो वंडरफुल वर्ल्ड है हम आँखों की वजह से देख पाते हैं। ऑन क्लोजिंग द आइज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच। हमारे आसपास अगर कोई भी चीज़ है तो आंख बंद करके अगर हमें पहचानना है कि कौन सी चीज़ है, हम उसकी स्मेल से, टच करके, टेस्ट करके और साउंड से पहचान लेते हैं। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स। लेकिन जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो किसी चीज़ का कलर पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम किसी का कलर नहीं पहचान सकते ना, किसी भी चीज़ का। दस ऑल द सेंस ऑर्गन्स द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो हम क्या देखेंगे? ह्यूमन के अंदर जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, आई सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सारी चीज़ों को देखने में हमारी आई ही हेल्प करती है। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई क्या है? एक कैमरा है। इस लेंस सिस्टम फॉर्म्स आ इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। और जहाँ पर इमेज बनती है आई में, उस पार्ट को बोलते हैं रेटिना। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट क्या करती है? एंटर होती है आई के अंदर। इट फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। तो आपको ये आगे की तरफ जो बल्जी सी फॉर्मेशन दी गई है ये कॉर्निया की ही है। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप। तो आई बॉल कैसी है? स्पेरिकल शेप की है, जिसका डायमीटर अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये पूरा पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आई का फंक्शन है, आई का डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई का डायग्राम भी और उसका फंक्शन भी इस चैप्टर में, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो बहुत सारी लाइट रिफ्रैक्ट होकर कॉर्निया से आई में एंटर करती है। द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? लेंस को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं, आई में जो लेंस प्रेजेंट होता है वो एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, जिससे कि दूर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस अच्छे से हो पाए और रेटिना पे क्या होता है? फिर इमेज बन जाती है। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। तो हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे आइरिस, जो कि कॉर्निया के पीछे होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये है आइरिस। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो आइरिस का काम क्या होता है कि ये प्यूपिल का जो साइज है उसको एडजस्ट करता है। द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। तो प्यूपिल का काम क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंख में आ रही है उसको रेगुलेट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में आनी चाहिए। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो रेटिना पे कैसी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की? रियल और इन्वर्टेड। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये है आपका रेटिना, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है आइज़ में। तो रेटिना क्या है? रेटिना में बहुत सारी डेलिकेट मेम्ब्रेन होती हैं
जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स भी बोलते हैं इसको। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेट अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल। जैसे ही इल्यूमिनेशन होता है लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। ब्रेन के पास सिग्नल पहुँच जाता है और फाइनली इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होके वापस आ जाती है और हम फिर देख पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। ये पूरा प्रोसेस है आपकी आइज़ किस तरीके से काम करती है। अगर आँख में कुछ भी डैमेज हो जाता है तो हमें देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इफ़ एनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइक कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वियस ह्यूमस, विट्रस ह्यूमस, दोज रिस्पॉन्सिबल कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर कुछ भी डैमेज होता है आपके आई के किसी भी पार्ट में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, उनमें दिक्कत हो जाती है। जो रेटिना पे आपकी इमेज फॉर्म होगी तो वो भी अच्छे से फॉर्म नहीं होगी ना। तो यही सारी चीज़ें बताई हुई है। अब ये देखिए, अगर ज़्यादा डिम लाइट होगी तो भी क्या होता है, आँखों में दिक्कत होती है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी तो भी दिक्कत होती है। जब डिम लाइट होती है रूम में तो जो आइज़ का प्यूपिल होता है, प्यूपिल ऑफ आई act like a variable aperture whose size can be varied with the help of iris। जब डिम लाइट होती है रूम में तब क्या होता है कि आइज़ के अंदर जो प्यूपिल है वो ये वेरीफाई करता है कि आइज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर हो सके ताकि ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख पाए। जब कहीं ब्राइट लाइट होती है तब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और प्यूपिल क्या करता है, कम से कम लाइट एंटर करने देता है आइज़ के अंदर, जिससे आइज़ को कोई डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, दस द प्यूपिल ओपन्स कम्प्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। तो यहाँ पे आइरिस का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिम लाइट हो या फिर ब्राइट लाइट हो उसमें ना, और प्यूपिल क्या ओपन और क्लोज होता है लाइट के रिस्पॉन्स में। तो अगर इस पैरे का ओवरव्यू देखें तो इस पैरे में ये बोला गया है कि आइरिस जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी प्यूपिल कितनी लाइट आइज़ में एंटर करेगी। ठीक है, जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल क्या करेगा, प्यूपिल आंखों में कम लाइट एंटर करने देगा, जिसकी वजह से हम ब्राइट लाइट होगी तो हम आराम से देख पाएंगे। अगर आइरिस एक्सपेंड होता है तो प्यूपिल ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को आंखों में एंटर करने देगा, जिसकी वजह से डिम लाइट में भी आप आराम से देख पाएंगे। अब देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। अगर क्वेश्चन आता है कि आई लेंस किस चीज़ से बना होता है तो बताएंगे फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स की हेल्प से कर्वेचर को क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इन द फोकल लेंथ। अगर कर्वेचर में चेंज करते हैं तो फोकल लेंथ में भी चेंज आता है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, जब मसल्स आपकी रिलैक्स्ड हैं लेंस बिकम थिन, लेंस कैसे हो जाता है, थिन हो जाता है, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो कैसे देख सकते हैं, जब मसल्स आपकी रिलैक्स्ड हैं लेंस कैसे हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, और फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो दूर के ऑब्जेक्ट भी हम आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो इससे दूर के ऑब्जेक्ट भी हम देख पाएंगे। और अब बात आती है कि पास के ऑब्जेक्ट। तो पास के ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सेम उल्टी कर दीजिए सारी चीज़ें, जैसे कि मसल्स कैसे हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। मतलब जो आई लेंस की एबिलिटी होती है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले, उसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो सर्टेन मिनिमम लिमिट। आप क्या देखेंगे, जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही डिक्रीज हो सकती है। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट्स वेरी क्लोज टू योर आइज। आप अपने आँख के पास बहुत पास लाकर कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, उस डिस्टेंस पे आप आराम से पढ़ पाएँ। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये दोनों डिस्टेंस आप याद करेंगे। अब ये इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है हर किसी की आइज़ के लिए अलग हो सकता है। अगर किसी की आइज़ को कुछ डिफेक्ट है कि उसको ज़्यादा दूर का सही नहीं दिखता, तो उसके लिए इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा पास हो जाएगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके करेक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 25 सेंटीमीटर क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस, और इन्फिनिटी क्या होता है हमारी आइज़ का ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक हम देख पाते हैं। कितने पास तक हम देख सकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर। इससे पास अगर हम कुछ पढ़ने की या देखने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं देख सकते। तो मिनिमम डिस्टेंस आपकी आई से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब ओल्ड एज होती है तो जो लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है, जिसकी वजह से कैटरैक्ट एक कंडीशन जनरेट हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आइज़ में, जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं। और फिर उस वक्त क्या होता है कि धुंधला दिखने लग जाता है ना।
या फिर कम्प्लीटली आइज़ का विजन भी ख़राब हो जाता है, फिर सर्जरी की हेल्प से इसको ठीक किया जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें 2 आइज़ क्यों मिली हुई है, 2 आइज़ का एडवांटेज क्या है, हम एक आई से क्यों नहीं देखते। क्योंकि जो हमारी 2 आइज़ है वो क्या करती है, एक वाइडर व्यू देती है हमें। जब दोनों आँख से देखते हैं तो एक वाइडर व्यू मिलता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम दोनों तरीके से देख पाते हैं। अगर एक आई से आप देखेंगे तो 150 डिग्री ही आप देख पाएंगे, और जब दोनों आई से देखते हैं तो 180 डिग्री होगा। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहांस्ड विद 2 डिटेक्टर्स। अब ये देखते हैं कि अगर आप एक डिटेक्टर से देखें फिर आप दोनों आइज़ वाले डिटेक्टर से देखें तो दोनों आइज़ वाले आप ज़्यादा आराम से देख पाएंगे। अब जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो आइज़ होती है आगे पीछे लगी होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में लेफ्ट और राइट एक साथ आइज़ लगी होती है ना, आसपास लगी होती हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी आइज़ का फील्ड व्यू है वो रिड्यूस हो जाता है ना, आराम से हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। अब इसको बोलते हैं स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस एक वर्ड आएगा, एक टर्म आएगी, इसका मतलब है कि हम अपने दोनों आँखों की वजह से हम डेप्थ में भी देख पाते हैं, मतलब हमें दोनों आँखों से एक साथ देखने से हमें क्या 3D व्यू मिल जाता है। बिकॉज ऑफ आवर आइज़ आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर, हम देखते हैं कि जो हमारी आइज़ है दोनों उनके बीच में कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी होती है। ईच आई सीज स्लाइटली डिफरेंट इमेज, तो हर एक आई एक अलग इमेज क्रिएट करती है। आवर ब्रेन कंबाइंस द 2 इमेज, और हमारा ब्रेन क्या काम करता है, उन दोनों आँखों में से जो इमेज आई है उसको कंबाइन करके एक अच्छा सा व्यू हमें, फार व्यू हमें दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि देखने में हमें किस तरह के डिफेक्ट होते हैं, वो 3 तरह के डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। फिर हम कैसे उन डिफेक्ट को ठीक करते हैं वो भी हम देखेंगे। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, कभी कभी आइज पावर ऑफ एकोमोडेशन लूज कर देती है। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, तो उस कंडीशन में पर्सन अच्छे से देख नहीं पाते दूर की चीज़ें, पास की चीज़ें। द विजन बिकम्स ब्लड, विजन कैसे हो जाता है, ब्लड हो जाता है। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, तो 3 आपको डिफेक्टिव विजन दिए गए हैं कि क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है विजन में। एक होता है मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। तो हम देखेंगे किस किस लेंस से हम इन सारे डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं ना, कौन कौन से सुटेबल स्पेरिकल लेंस हम लगाते हैं स्पेक्स में अपने, और फिर हम अच्छे से देख पाते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली। होता क्या है मायोपिया में, जिस पर्सन को मायोपिया की डिफेक्ट होता है उसके आइज़ में, उनको पास का ऑब्जेक्ट आराम से दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट आराम से नहीं दिख पाता। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ अ फार पॉइंट नियर दैन इन्फिनिटी, तो इनकी आइज़ के लिए जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है वो थोड़ा पास में हो जाता है क्योंकि दूर का उन्हें सही नहीं दिखता। सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस फ्यू मीटर, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो फ्यू मीटर्स तक ही क्लियरली देख पाते हैं। इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है, जिस पर्सन को मायोपिया होता है उस स्टेज में जो इमेज बनती है वो रेटिना के फ्रंट में बनती है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये डिफेक्ट कैसे होता है इसमें कि जब आई लेंस का कर्वेचर एक्सेसिव हो जाता है तब हमें ये डिफेक्ट हो जाता है। और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो 2 आपको ये रीज़न बताएं जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आइज़ में हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। मायोपिया की डेफिनेशन क्या होती है, क्यों ये बीमारी होती है, और जब ये किसी की आंख में मायोपिया हो जाता है तो रेटिना पे इमेज आगे बनती है, पीछे बनती है, रेटिना बनती है, कहाँ पे बनती है ये भी याद रखेंगे। ठीक है, दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं कनकेव लेंस यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा आई और यहाँ पर है रेटिना। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी है, रेटिना के आगे बनी है, और हमने लेंस कौन सा यूज़ किया है, कनकेव लेंस। तो ये डायग्राम भी आप बनाएंगे, ये मायोपिक आई। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस में बोलते हैं। मायोपिया का बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर ऑफ द आई। तो कभी कभी आपने देखा होगा जिन पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे दूर करके, हाथों को दूर करके पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें दूर का साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ पर जो लाइट है वो कहाँ फोकस करती है, रेटिना के पीछे। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर रेटिना के पीछे बनेगी, कहाँ पर, हाइपरमेट्रोपिया में। तो लेंस कौन सा यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस करेंगे। ठीक है जी, अब ये होता क्यों है, क्योंकि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है आई लेंस की, और आई बॉल कैसा, बहुत छोटा हो जाता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद द एजिंग। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन
कम होता जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, नियर पॉइंट थोड़ा पास में आ जाता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई लेंस। तो इसमें क्या होता है, प्रेसबायोपिया में पास का भी ठीक नहीं दिखता, दूर का भी ठीक नहीं दिखता, तो इस वक्त हम बोलते हैं कि किसी को प्रेसबायोपिया हो गया। बिना आई ग्लासेस के आप ठीक से देख नहीं पाएंगे इस वक्त। तो होता क्या है कि जो प्रेसबायोपिया के लिए जो स्पेक्स बनाए जाते हैं, उनके स्पेक्स में कनकेव लेंस भी मिलेगा और कन्वेक्स लेंस भी मिलता है। दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं प्रेसबायोपिया में, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो बायफोकल लेंस यूज किया जाता है। कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं। ऊपर होता है कनकेव लेंस और नीचे होता है कन्वेक्स लेंस, जहाँ से आप आराम से देख पाएंगे पास का और यहाँ से आप दूर का देख पाएंगे आराम से। और आजकल मॉडर्न डे में ये पॉसिबल है कि इस सर्जिकल मेथड से इस प्रेसबायोपिया डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको बतानी है। अ पर्सन विद मायोपिक आई, एक पर्सन है जिसकी आईज पे मायोपिया हो गया है, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, तो वो सही से देख नहीं पा रहे, तो उसे किस तरीके का लेंस यूज़ करना चाहिए बताना है आपको। फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई के लिए वो बता देना है। स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड, अब एक स्टूडेंट है जिनको ब्लैक बोर्ड सही से नहीं दिखता, तो ये बताइए उनको कौन सा डिफेक्ट हुआ उनकी आँख में और आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये कुछ फैक्ट्स हैं तो आप इनको देखिएगा ज़रूर कि हमारे डेथ के बाद भी हमारी आइज़ कुछ टाइम तक जिंदा रहती हैं, काम करती हैं, तो ये पढ़िएगा ज़रूर। देखते हैं नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो हमने लास्ट चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था एक ग्लास स्लैब से, किस तरीके से लाइट ने एंटर किया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और फिर उसका पाथ किस तरीके से चेंज हो गया था एंड दोबारा फिर एमरजेंट, इस तरीके से हमने देखा ना। अब हम ग्लास स्लैब की जगह प्रिज्म का यूज़ करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या करती है, अपने पोजीशन चेंज कर लेती है ना, अपना पाथ चेंज कर लेती है ना, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो हमने क्या देखा था, 3 तरीके की रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमरजेंट रे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो अब हम देखते हैं इसको प्रिज्म की हेल्प से। तो हम देखेंगे इस डायग्राम में, तो आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लीजिए या कोई भी प्रिज्म ले लीजिए, उसमें लाइट आपको पास करानी है, ठीक है। लाइट आपने PQ पास कराई, तो जब यहाँ पे एक नॉर्मल रे बनेगी, है ना, नॉर्मल रे, और इस इंसिडेंट रे से आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एयर से वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल होगी लाइट आपकी, वो क्या करेगी, फिर से अपना पाथ चेंज कर लेगी, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है। तो ये कैसी हो गई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाइट ऐसे सीधी जा सकती थी, बट यहाँ पे क्या ये बैंड हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या किया इस लाइट ने। इसके बाद वो फिर से दूसरे मीडियम में आ जाएगी, है ना, डेंसर से रेयर मीडियम में आ जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मल से वो कैसे हो जाएगी, नॉर्मल से अवे पहुँच जाएगी। तो अवे उसने क्या करा, अपना पाथ चेंज कर लिया, ये RS दिख रहा है। तो यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, यहाँ पे बना था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इंसिडेंट रे ने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे ने बनाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एमरजेंट रे ने बनाया एंगल ऑफ एमरजेंट। इसमें एक चीज़ हमें क्या देखनी है, जहाँ पर हमारी एमरजेंट रे और जहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे यहाँ मीट करेंगे, वहाँ पे एक और एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस पूरे पैरे में यही लिखा हुआ है, सारी लाइनों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एंगल कौन कौन सी लाइन बना रही है ना, कौन कौन सी रे बना रही है। अब देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म की हेल्प से ये देखेंगे कि जो हमारी वाइट लाइट होती है उसके अंदर क्या कलर होते हैं या नहीं होते। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर इन अ रेनबो। हमने रेनबो के बहुत सारे कलर देखे हुए हैं। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव्स अस वेरियस कलर। एक वाइट लाइट सन की जो होती है वो हमें किस तरीके से अलग अलग क्या देती है, कलर देती है। तो यहाँ पर आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें होल कर दीजिए यहाँ से, जैसे ये देखिए ये आपका कार्डबोर्ड है, इसमें होल कर दीजिए। यहाँ से जब आप लाइट पास करवाएंगे तो इस होल से एक बीम ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, क्या होगी, एक बीम ऑफ लाइट पड़ेगी। फिर यहाँ पर क्या रख दीजिए, प्रिज्म रख दीजिए, और यहाँ पे एक खाली स्क्रीन रख दीजिए, जिससे क्या होगा, जब ये सिंगल लाइट, ये बीम ऑफ लाइट इस होल से यहाँ पे प्रिज्म में आई थी, प्रिज्म के बाद वो दूसरे मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पे वो एक पाथ बना लेगी ना, स्पेक्ट्रम बना लेगी। तो ये 7 कलर्स में आपको स्क्रीन में दिखाई देगी जब वो प्रिज्म के बाद ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए, एक रे आई इंसिडेंस, वो ऐसे निकल जाती, ठीक है। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ने ट्रैवल किया तो यहाँ पर आपको बैंड दिखाई देंगे, अलग अलग कलर के बैंड दिखाई देंगे ना। जब भी कभी ऐसा होता है कि
लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके अंदर जो कलर होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं ना, वहाँ विभाजन होता है एक सिंगल लाइट का 7 कलर में, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। सारे ये नाम लिखे हुए, इनको याद करेगा जरूर। और इस पूरा ये जो बैंड ऑफ कलर हमें दिखाई दिया इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब डेफिनेशन बनेगी, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। जो हमारी एक लाइट का क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गई है, वो फर्दर और कलर्स में जो स्प्लिट हो गई, टूट गई है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की वजह से क्या हो गया, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। जब हमारी इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में ट्रेवल किया तो इसके अंदर जो बाकी सारे कलर्स थे ना, वो अलग अलग एंगल से बैंड होंगे, जिसकी वजह से सारे कलर हमें अलग अलग दिखाई दे। क्योंकि सारे कलर जो होते हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, उसकी वजह से फिर ये अलग अलग बैंड बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, द रेड लाइट बैंड द लीस्ट वाइल द वायलेट मूव्स। रेड लाइट बैंड आपको कैसा, कम झुका हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना। उसकी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ही है ना, थोड़ा सा झुक रहा है, और वायलेट देखिए कितना आगे जाके फिर बैंड हो रहा है। तो वायलेट की कम और रेड की बहुत ज़्यादा होती है। दस द रेज ऑफ ईच कलर एमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ। तो सारे कलर्स का कैसे अलग अलग पाथ होगा। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन आ स्पेक्ट्रम। तो ये बैंड ऑफ कलर्स है जो हमने स्पेक्ट्रम में देखा। अब इसाक न्यूटन थे, उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया है प्रिज्म से, और क्या किया, यहाँ पे 2 प्रिज्म का यूज़ किया। एक सिंगल लाइट पहले पास करवाई है प्रिज्म से, वो 7 कलर्स में टूट गई, ठीक है। अब उसके सामने उन्होंने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। उल्टा प्रिज्म रख दिया तो उन्होंने क्या देखा, एक वाइट लाइट निकली। सिर्फ जो इंसिडेंट रे में सिर्फ एक वाइट लाइट गई थी, वही उनको बाद में मिल गई। तो सेकेंड प्रिज्म ने क्या किया है, अलाउ किया है ऑल द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म। तो सेकेंड प्रिज्म में सारे कलर्स पास हो गए। ही फाउंड, तो उन्हें क्या मिला, जो सेकंड वाला प्रिज्म था उसके बाहर उनको सिर्फ एक एमर्जिंग रे में सिर्फ एक वाइट लाइट मिली, कलर्स नहीं मिले। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। इससे पता चला है कि जो हमारी सनलाइट है ना, जो हमारी सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनती है। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड टू एज वाइट लाइट। तो जो भी लाइट हमें क्या करती है, ऐसे 7 कलर्स देती है स्पेक्ट्रम की तरह, उन्हें हम वाइट लाइट रेफर करते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं। अब बात आती है रेनबो की। रेनबो में हमें जो स्काई में जो रेनबो दिखता है, उसमें जो हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं, 7 कलर्स दिखते हैं, वहाँ पे प्रिज्म कहाँ से आता है। हवा में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स बच जाते हैं, वो प्रिज्म का काम करते हैं। तो जब लाइट उनके अंदर से पास होती है, देखिए ये सनलाइट गई, सनलाइट ने क्या किया, इस रेन ड्रॉप पे क्या किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, इंसिडेंट रे आई, फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद अब वो एमर्जेंट रे बनाएगी। इसी की वजह से हमें क्या दिखाई देता है, 7 कलर्स दिखाई देते हैं रेनबो के। और ये क्या है, रेन ड्रॉप है जो क्या कर रही है, स्पेक्ट्रम का काम कर रही है। तो द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट द डिस्पर्स इंसिडेंट सनलाइट। पहले यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ पर लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, और फिर वो रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले वो रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, डिस्पर्स हुई और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, उसके बाद वो दोबारा रिफ्रैक्ट होगी। पहले वो आई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई और फिर रिफ्रैक्ट हुई। देखिए ये एक सिंगल लाइट आई, और सिंगल लाइट, इसको जाना तो सीधे था, है, जा तो ये सीधे सकती थी, लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही दूसरे मीडियम में आई, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो ये हो गई रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट के बाद ये टकराई इस वाले, यहाँ पर जो ये लाइन थी ना, ये जो सरफेस इसको मिला, यहाँ पे टकराई, ये हो गई यहाँ से रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई। तो ये यहाँ पे बोला गया है। एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट, जब ये बाहर आएगी रेन ड्रॉप से, तो आपको डिस्पर्जन दिखाई देगा 7 कलर्स में। और आप ये जहाँ पे झरना होता है, वाटर फाउंटेन होता है, वहाँ पे भी रेनबो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखेंगे, कैसे हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं स्टार्स। एंड उसके बाद हमें सन राइज पहले दिखता है और सनसेट हमें बाद में क्यों दिखता है, ये सारे प्रोसेस हम इसमें जानेंगे। टिंडल इफेक्ट जानेंगे, और हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, और सनराइज और सनसेट के कलर्स देखेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमें क्या बोला गया है कि जैसे हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड में भी डिफरेंस आता है। स्पीड में डिफरेंस आता है तो वो अपना पाथ भी चेंज कर लेती है। अब यहाँ पे आपको यही बोला है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें हवाएं होती है, हवा चलती रहती है, तो हॉट एयर ऊपर उठती है और फिर कोल्ड एयर उसकी जगह आ जाती है। तो हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या देखा, जो हॉट एयर होती है, जैसे कहीं पे आग जल रही है तो उसके ऊपर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। हॉट एयर हम क्या देखेंगे, बहुत ज़्यादा लाइटर होती है ना, कम डेंस होती है कूलर एयर के अकॉर्डिंग, एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ कूलर एयर। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी कैसा होता है, कम होता है, लेस होता है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ कूलर एयर।
सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, तो आप क्या देखेंगे रिफ्रैक्टिव मीडियम क्या होता है, वो स्टेशनरी नहीं होता, हमेशा फ्लिकर करता रहता है। तो अगर आप आग के पीछे वाली साइड देखेंगे ना, तो आग के आर पार अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ना जो आग के ऊपर से, जैसे यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ से आप अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट हिल रहा है, तो इसीलिए वो ऐसा दिखता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें फ्लिकरिंग इमेज दिखाई देती है। ऑन अ स्मॉल स्केल इन आवर लोकल एनवायरनमेंट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का भी हमारा यही फिनोमेना होता है। तो देखते हैं कैसे होता है कि जैसे हमारी ये है अर्थ और यहाँ पर बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे होते हैं हमारे स्टार्स, ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारे स्टार्स और ये कोई पर्सन खड़े हैं। अब इसकी लाइट यहाँ से आएगी, लाइट यहाँ से आएगी, जैसे एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल करेगी तो उसको सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में आएगी वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से जो स्टार यहाँ पे होता है वो हमें कुछ अपेरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है, थोड़ा सा अलग पोजीशन पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक बात और बोली गई है, चलिए इसको पढ़ के देखते हैं पहले। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्टार्स ट्विंकल करते हुए इसलिए दिखाई देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। द स्टार लाइट एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्टार की लाइट एंटर करी, अंडरगोज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ, तो जब तक वो अर्थ के अंदर तक आता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं, तो जब तक वो इस पर्सन के पास पहुंचेगी तो ना हमेशा बहुत सारे रिफ्रैक्शन होते रहेंगे यहाँ पर, कभी ये यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे इको नॉर्मल बन जाएगा, तो इस तरीके से आता ही है ना। तो यहाँ तक अगर ये लाइट पहुँची है तो मान लीजिए स्टार यहाँ था तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। सिंस द एटमॉस्फेरिक बैंड्स, तो एटमॉस्फेरिक बैंड्स बहुत सारे बन जाते हैं लाइट में ना, द स्टार अपेयर स्लाइटली हायर, तो हमें थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है, जहाँ स्टार होता है उसकी पोजीशन थोड़ी सी अबव दिखाई देती है। दैट इज एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यू नियर द ओरिजिन। फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, और हमें ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है ना। स्टार कैसे कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्या देखा था, जो ऑब्जेक्ट हमें एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रहे थे वो कैसे दिख रहे थे, फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे थे, है ना। तो इसलिए हमें लगता है कि ये ट्विंकल कर रहे हैं स्टार्स। As path of rays of light coming from the stars goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuate, तो जो पोजीशन है स्टार की वो फ्लक्चुएट होती दिखती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि हमें प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखते फिर ना, तो प्लैनेट्स क्योंकि हमारी अर्थ के बहुत पास होते हैं, स्टार्स हमारे बहुत दूर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये आई है तो यहाँ से कोई प्लैनेट है, उसकी लाइट आ रही है, तो बहुत सारी लाइट आती है एटमॉस्फेयर में, जैसे ये एंटर करेंगे ना तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं, तो इतनी सारी लाइट आ रही है और वो थोड़ी ही आपके आइज़ में एंटर कर पाएंगी, तो आपको क्या दिखाई देगा, प्लैनेट्स ना ऐसे दिखाई देंगे डॉट वाली शेप के, जो लाइट आ रही होती है ना ये एवरेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये छोटी छोटी बिंदी से आपको दिखाई देंगी। द टोटल वेरिएशन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज आर ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज, कैसे होंगे, पॉइंट साइज की दिखाई देंगी। सोर्स विल एवरेज आउट ऑफ जीरो, जिसका एवरेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए जो उनका ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, हमें वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई दे प्लैनेट्स। नेक्स्ट है कि हमें 2 मिनट पहले सनराइज होता हुआ दिख जाता है, 2 मिनट बाद तक सनसेट हमें क्यों दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब सनराइज हो रहा होता है उस वक्त जो सन है वो ऑरिजिन को क्रॉस कर रहा होता है, इसलिए जो एक्चुअल अपेरेंट पोजीशन है वो हमें सन की उस वक्त दिखाई देती है, और जब सनसेट हो रहा होता है उस वक्त सन क्या करता है, क्रॉस कर रहा होता है ऑरिजिन को, जिसकी वजह से हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो यहाँ पे सब में सिर्फ वही फिनोमेना चल रहा है रिफ्रैक्शन वाला, कि लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करके आएगी तो वो कैसे आएगी, वो अपना एंगल चेंज करके आ जाती है। द अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क, और जब हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सन की जो डिस्क है उसकी वो थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट कहीं से दिखाई दे, फ्लैटरिंग डिस्क हमें इसीलिए दिखाई देती है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो सारा खेल यहाँ पे रिफ्रैक्शन का ही है। स्केटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे तो स्केटरिंग ऑफ लाइट में हम ब्लू कलर हमें जो स्काई का दिखता है वो कैसे दिखता है, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we familiar with। जैसे कि हमने सनराइज और सनसेट का फिनोमिना भी देखा, अभी हम कलर ऑफ द स्काई के बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द स्केटरिंग ऑफ लाइट, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्केटरिंग ऑफ लाइट देखी थी कोलाइडल पार्टिकल्स की हेल्प से, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक सॉल्यूशन लिया था जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, हमने जब लाइट पास कराई तो यहाँ पर वो कोलाइड हो गई थी। तो उसी तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब लाइट इसमें स्कैटर करती है, जो हाई वेवलेंथ की जो लाइट होती है जब वो अर्थ तक पहुंचती है तो हमें आसपास उसी कलर के ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर कम वेवलेंथ की लाइट अगर कम पार्टिकल से जाके टकरा के हमें दिखाई देंगी तो हमें वही कलर्स दिखाई देंगे जिसकी वेवलेंथ
कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोलाइडल भी चलता है। कोलाइड किससे होंगे, कोलाइडल कैसे होंगे, एटमॉस्फेयर में किस चीज़ से कोलाइड होगी लाइट, वो होगी डस्ट पार्टिकल से। तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टिंडल इफेक्ट जानते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। आप क्या देखेंगे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्मोक भी होता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर भी होते हैं। तो जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किसी भी पार्टिकल पे, तो द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। तो हमें वो पाथ दिखने लग जाता है, विजिबल हो जाता है लाइट का पाथ। द लाइट रीचेज अस, और फिर लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, रिफ्लेक्ट होती है, उन पार्टिकल्स से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंख पे पड़ती है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ी है और फिर रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ कोलाइड हुई है और फिर हमें जो चीज़ें दिखाई दी हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो आपको ये कैसे देख सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक ऐसे खाली कमरे में चले आइए और अंधेरा कर दीजिए। अगर होल करना हो आप होल कर सकते हैं डोर में, और वहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे टाइनी पार्टिकल्स आपको स्केटर होते हुए दिखाई दे जाएंगे, घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे, उस बीम ऑफ लाइट आपके रूम में आएगी। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो भी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस। ये टिंडल इफेक्ट आप वहाँ पे भी देख सकते हैं जब आप किसी घने जंगल में जाएं और जो कैनोपी होती है प्लांट्स की, यहाँ से जो थोड़ी थोड़ी लाइट जो छन के आती है ना, तो यहाँ पे भी आप इसमें भी टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मैनी ब्लू कलर लाइट। तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर लाइट आके टकराती है, फिर टकराने के बाद जो लाइट के जो कम वेवलेंथ वाले जैसे कि ब्लू कलर है वो स्कैटर होता है। तो जब छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट टकराएगी तो कम वेवलेंथ ही निकल पाएगी, तो कम वेवलेंथ का कलर हमें दिखाई देगा। अगर ज़्यादा बड़े पार्टिकल से लाइट टकराएगी तो ज़्यादा बड़ी जो वेवलेंथ होगी वो वाले कलर्स हमको दिखाई देंगे, जैसे कि रेड था, है ना, तो इसलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का। नेक्स्ट है Why is the color of the sky is blue? स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है या हमें स्काई का ब्लू कलर क्यों दिखता है? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller. हमने अभी क्या पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स का साइज वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, तो जो विजिबल लाइट होगी, जो वेवलेंथ होगी लाइट की, वो भी कैसी होगी, छोटी होगी। छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगी तो वेवलेंथ भी छोटी ही होगी। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड, लाइट लॉन्गर वेवलेंथ एट रेड एंड। जैसे आपने देखा था कि जो लॉन्गर वेवलेंथ थी वो किसकी थी, रेड कलर की, और शॉर्टर वेवलेंथ किसकी थी, ब्लू कलर की। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है 1.8 टाइम्स बड़ी होती है किससे, ब्लू लाइट से। दस व्हेन सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर फाइन पार्टिकल्स एयर स्कैटर ब्लू कलर, जिसकी वजह से फाइन पार्टिकल से ब्लू कलर हमारा स्कैटर होता है, क्योंकि छोटे पार्टिकल से वो टकरा के आ रहा है ना, टिंडल इफेक्ट छोटे पार्टिकल से होके आ रहा है। तो द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर आईज, तो ब्लू लाइट हमारी आंख में एंटर करती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का। और जो पैसेंजर्स होते हैं जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जैसे आपके एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह, उनको ब्लैक कलर दिखाई देता है स्काई का। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पार्टिकल्स नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो लाइट स्कैटर नहीं करेगी, जिसकी वजह से कुछ भी वेवलेंथ का कलर नहीं आता तो ब्लैक दिखाई देगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, कि जब सनराइज होता है, सनसेट होता है तो हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। अब जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो सन का होता है, ऑरिजिन के आसपास होता है, जहाँ से लाइट को बहुत ज़्यादा वेवलेंथ ट्रैवल करके आना पड़ता है, और ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ ट्रैवल करके आएगी, आपकी आंखों में पड़ेगी, तो जिसकी वजह से आपको रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है यू विल फाइंड माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2-3 मिनट एज द सल्फर पार्टिकल बिगिन टू फॉर्म यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 स्लाइड्स ग्लास टैंक। तो ये एक एक्टिविटी दी गई है, तो इसमें बताया है कि फर्स्ट ऑरेंज कलर आपको क्यों दिखाई दिया है। तो यू विल फाइंड माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2-3 मिनट। तो ऊपर एक्टिविटी करेंगे आप, इसमें आपको सल्फर के पार्टिकल्स दिखाई दे जाएंगे। एज द सल्फर पार्टिकल्स बिगिन्स टू फॉर्म, जैसे जैसे सल्फर पार्टिकल्स बनेंगे, ये देखिए यहाँ पे कोई ये बीकर था जिसमें आपको कुछ सल्फर के सॉल्यूशन लेना होगा, यहाँ से आपने लाइट पास करवाई तो उसमें सल्फर के क्या थे, पार्टिकल्स थे। लाइट टकरा के, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से फिर यहाँ पे लेंस यूज़ किया, लेंस 1 लेंस 2, ठीक है, तो लेंस 1 यूज़ किया, लेंस 2 यूज़ किया, जिससे ट्रैवल होके आपकी लाइट एक मीडियम पे पड़ेगी। तो होगा क्या, यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 स्लाइड्स, कि ब्लू लाइट 3 स्लाइड से उस ग्लास टैंक में से आई है निकल कर। दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय द माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल, जो छोटे छोटे सल्फर पार्टिकल्स थे ना, उनसे
लाइट टकरा के आई है, तो जिसकी वजह से आपको कैसे ब्लू कलर दिखाई देगा यहाँ पे, है ना। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटिंग लाइट फ्रॉम द फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। तो सर्कुलर होल जो आपने किए थे यहाँ पे जो फोर्थ स्लाइड पे आपको क्या दिखाई देगा, ये ऑब्जर्व कीजिएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड द ब्राइट क्रिज्म रेड कलर ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले आपको रेड कलर क्यों दिखाई दिया, है ना। तो यहाँ पे पहले जब ऊपर वाली एक्टिविटी करेंगे तो रेड कलर दिखाई देगा आपको। ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे कोलाइड हुआ था, यहाँ पे क्या होता है, आपने लेंस का यूज़ किया था, लेंस का यूज़ किया था तो आपकी लाइट, बहुत सारी लाइट इस पर आई, टकराई अच्छे से सल्फर पार्टिकल से, ठीक है। फिर वो पास करवाई तो आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर दिखाई दिया आपको, है ना। तो दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट, तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ स्काई। यहाँ पे हमें पता चल गया ये फिनोमिना जो हुआ था ब्लू स्काई का, इस एक्टिविटी से हमें पता चल गया है। एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, और हमें जो रेडिश अपीयरेंस होती है सनराइज और सनसेट की वो भी हमें पता चल जाएगा। लाइट फ्रॉम द सन नियर द ओरिजिन पास थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस। जो लाइट आती है सन से वो नियर ओरिजिन के पास होता है, जब सनराइज होती है सनसेट होता है उस वक्त लाइट ओरिजिन के पास से आती है, ठीक है। एयर कैसी होती है, थिक होती है और लार्जर डिस्टेंस कवर करके आती है, जिसकी वजह से द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आई, हमारी आइज़ पे पड़ने से पहले जो सन की लाइट होती है वो थिक एयर से और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आती है, क्योंकि ओरिजिन से हमारा सनराइज और सनसेट हो रहा होता है। इसकी वजह से हमें क्या, जो लॉन्ग वेवलेंथ की जो लाइट होंगी सिर्फ वही दिखाई देती है। तो हाउएवर द लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड, जब सन हमारे सर पे होता है बिल्कुल, उस वक्त हमें वाइट लाइट दिखाई देती है, मतलब दोपहर के टाइम हमें कैसी लाइट दिखती है, वाइट लाइट दिखती है। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर। उस वक्त थोड़ा ही ब्लू और वायलेट कलर स्कैटर होके आता है। ये हमने देखा था सुबह के टाइम जब रेड दिखता है सन हमें, सनराइज और सनसेट का टाइम था। अब देखते हैं ये नून का, दोपहर का टाइम, हमें जब सनलाइट वाइट कलर की दिखती है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन के पास है, नियर द ओरिजिन है, और यहाँ पे ओरिजिन से दूर था सन। नियर द ओरिजिन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ, तो यहाँ पे छोटी वेवलेंथ की जो लाइट होंगी वही स्कैटर होंगी, जिसकी वजह से छोटी वेवलेंथ वाली दिखाई देती है ब्लू कलर की या फिर व्हाइट कलर की दिखाई देगी। दिस गिव्स राइज टू रेडिश अपीयरेंस टू द सन। तो अगर लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी तो कैसा होगा, रेडिश अपीयरेंस हो जाएगी सन की, और अगर छोटी वेवलेंथ की लाइट आएगी तो कैसी होंगी, ब्लू कलर की। तो हमने ये तो अपना प्रिज्म में जब हमारे 7 कलर स्कैटर हुए थे तो भी हमने देख लिया था कि रेड कलर की वेवलेंथ कैसी थी, सबसे ज़्यादा थी, और रेड कलर की जो वेवलेंथ है 1.8 टाइम्स बड़ी होती है ब्लू कलर की वेवलेंथ से, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, चैप्टर फिर हमारा फिनिश हो जाएगा। ये है छोटी सी समरी जो आप चैप्टर में रीड करेंगे और एक क्विक रिव्यू लेंगे। तो एक्सरसाइज देखते हैं। ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। ह्यूमन आई क्या करती है, ऑब्जेक्ट देख पाती है कैसे, अपनी आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। तो ये जो फिनोमिना होता है फोकल लेंथ का और आई लेंस का, किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर होगा बी, एकोमोडेशन। नेक्स्ट है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट, तो आपको यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस बताना है। जो नॉर्मल विजन नॉर्मल आई में होगा कितना होता है, तो कम से कम कितना था, 25 सेंटीमीटर। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस कॉज बाय द एक्शन ऑफ, किस एक्शन से फोकल लेंथ हमारी बार बार चेंज होती है आई लेंस की, तो वो होती है सिलियरी मसल से। 5th क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन नीड्स अ लेंस, एक पर्सन है उसको इतनी पावर का लेंस की जरूरत पड़ रही है, डिस्टेंट विजन है उसका, फॉर करेक्ट हिज और हर विजन, अगर उसको अपना विजन को करेक्ट करना है तो कितनी पावर का लेंस उसको यूज़ करना होगा, तो ये कुछ पावर दी हुई है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछा हुआ है डिस्टेंट विजन पे और नियर विजन पे फोकल लेंथ कितनी होगी। तो फोकल लेंथ 5th क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1.55 जो माइनस की हमें दी हुई है वो, एंड फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, ये आएगी कुछ 0.181 मीटर करके। तो फोकल लेंथ यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी, एंड फिर आप पॉइंट 1 सॉल्व करेंगे एंड पॉइंट बी सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट 1 में तो आपका यही वाला आंसर आएगा, पॉइंट 1 में आपको क्या करना है, दोबारा सॉल्व करना है, 1/1.5 लेंगे एंड यहाँ पर आपकी फिर से फोकल लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट प्रॉब्लम, तो नेचर बताना है लेंस का जो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर।
तो हमें इन्फिनिटी कितनी दी हुई है, इन्फिनिटी इतनी दी हुई है, ठीक है। इन्फिनिटी जो हमारा पॉइंट है वो विजन इतना है। एंड मायोपिक आई का मतलब वी हमें कितना दिया, जो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है ना, वो 80 सेंटीमीटर इस पर्सन का, जिसको ये मायोपिक डिफेक्ट है उसकी आई में। फोकल हम कितना यूज़ करेंगे, एफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अपना लेंस का फॉर्म लगाएंगे 1/u माइनस 1/v इक्वल्स टू में 1/f। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f करके, क्योंकि यहाँ से हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फिर यहाँ से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फिर आपके सारे डाउट्स की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम बनाने कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं, और पॉइंट ऑफ विजन बताया है यहाँ पे। तो लेंस जो करेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाना है हाइपरमेट्रोपिया वाला। तो ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, वही वाला डायग्राम बनाना है। यहाँ पर नियर पॉइंट नॉर्मल व्यू इतना दिया है, तो क्वेश्चन 7 भी ऐसे सॉल्व होगा। यू लिख लीजिए, वी लिख लीजिए और एफ लिख लीजिए। फॉर्मूला ये सेम लगेगा, हमारा लेंस फॉर्मूला जो है 1/u माइनस 1/v इक्वल्स टू में 1/f। उसके बाद फिर पावर भी निकालनी है आपको। तो u हमें माइनस में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, v हमारा -1 मीटर है, इक्वल्स टू में हम क्या कर लेंगे, इसे 100 मीटर ले लेंगे। और फोकल लेंथ हमारा f ही है, फोकल लेंथ हमें कुछ नहीं दिया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 1/100 इक्वल्स टू में 1/f का आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पे एक स्टेप और होगा, या तो ऐसे लिख लीजिए इसको, या फिर 100/1 कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 3.3 सेंटीमीटर या फिर 0.33 मीटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ गई। तो आप क्या कीजिए, पावर का फॉर्मूला लगाइए, मीटर में लेंगे आप, ये याद रखिएगा। बस आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा ये। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के साथ क्या होगा आई में, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, जब हम उस ऑब्जेक्ट को आई से दूर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो सिचुएशन देखी थी ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आइरिस का, प्यूपिल का, यहाँ पे वो वाला पॉइंट आपको लिखना है। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, ये बताना है। सन हमें रेडिश क्यों दिखाई देता है मॉर्निंग में, ये बताना है। और 13 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क, कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्काई डार्क क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, टिंडल इफेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एंड चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए थैंक यू।